नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज कुछ ऐसी बात करेंगे दो ग्रहों की जो परस्पर साथ चल रहे हैं, लेकिन एक बली है, दूसरा स्वग्रही हो के भी अपने प्रभाव को नहीं दिखा पा रहा। आज बात करेंगे सूर्य और शुक्र के गोचर के बारे में। सूर्य और शुक्र दोनों ही वृषभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का प्रवेश 14 मई को होगा और शुक्र का प्रवेश 19 मई को होगा वृषभ राशि में। सूर्यदेव एक माह के लिए यानी कि 15 जून तक वृष राशि में टॉरस में रहेंगे और शुक्रदेव 12 जून तक यानी सूर्य के एक महीने के अंदर 3 हफ्ते की शुक्र का गोचर और दोनों ही टॉरस में। सूर्य और शुक्र जब आपस में एक साथ एक घर में रहते हैं तो इसमें शुक्र अस्त हो जाते हैं। शुक्र का अस्त होना और सूर्य के साथ साथ चलना ये दिखाता है कि रिलेशनशिप, मैरिज और शुक्र से जुड़े काम में बाधा आ सकती है और यहाँ पे शुक्र से जुड़े काम में बाधा का निवारण करना आवश्यक हो जाता है। इस बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। हर राशि के बारे में भी बात करेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इसका उपाय क्या है अगर आपके जीवन में आ रही है कुछ कठिनाई, स्पेशली रिलेशनशिप या धन संबंधी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े रहें हमारे साथ, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। और भी वीडियोस मैं लाता हूं, चैनल को एक्सप्लोर करें और वीडियो को इंग्लिश में देखना हो तो मेरे इंग्लिश चैनल में जाके आप सर्च कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं। एक ज्वाइंट ट्रांजिट सूर्य और शुक्र का, सन एंड वीनस कंजंक्शन। सूर्य और शुक्र ये दोनों एक साथ वृषभ राशि यानी टॉरस में जा रहे हैं और टॉरस अपने आप में एक सिक्योरिटी की राशि है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की राशि और शुक्र देव की राशि है। सूर्य की बात करें तो वो अपनी राशि से दशम है और यहाँ पे वो शुक्र देव को अस्त करते हैं। यही नहीं, यहाँ पे बृहस्पति की भी उपस्थिति है। जुपिटर इज इन टॉरस ज़ोडिएक साइन। अब ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन जो वृषभ राशि में होता है उसमें बृहस्पति तो बहुत स्लो रहेंगे, लेकिन शुक्र और सूर्य एक माह में ये पूरा ज़ोडिएक कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है कि यहाँ पे आपके मन में ईगो के, अहंकार रूपी बातें आ सकती है और अहंकार की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। आप अहंकार के अंदर दब करके कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे आनी बंद हो सकती है। तो सबसे पहला आपको अहंकार का त्याग करना है, हम्बल रहना है और डाउन टू अर्थ रह करके जीवन का निर्वाह करना है। दूसरी चीज, आपको माता महालक्ष्मी की उपासना करनी है। मेष राशि के जातक के लिए सूर्य और शुक्र दूसरे भाव में है, तो यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अनावश्यक भोजन का सेवन नहीं करना है और धन संबंधी चीज़ों में बाधा ना आए इसके लिए सेविंग्स पे फोकस करना है। सूर्य और शुक्र सेकंड हाउस में परिवार में बढ़ोतरी भी दे सकते हैं, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं, जो आपके एल्डरली हैं, उनकी बात अवश्य सुने वरना मतभेद हो सकता है। साथ ही साथ विवाह संबंधी क्षेत्र में पारिवारिक मतभेद होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो किसी भी झगड़े को वहीं बात करके ख़त्म कर दें। यहाँ पे अगर आप पैसों की बात को रिश्तों के बीच में लाएंगे तो भी यहाँ पे तनाव उत्पन्न हो सकता है। सूर्य का द्वितीय भाव में जाना और शुक्र देव को अपने समक्ष रखना ये दिखाता है कि नए आयाम खुलेंगे और धन की वृद्धि भी होगी, बस धन का घमंड न करें। वृषभ राशि, आपके चंद्र लग्न के ऊपर सूर्य और शुक्र की उपस्थिति आपकी पर्सनैलिटी को निखारती है। आपके ऑरा में इतना तेज आता है, यानी आपके जो बाहरी जो आभा मंडल है उसमें इतना तेज आता है कि इन्फ्लुएंस कर पाते हैं आप दूसरों को। यही नहीं, सूर्य और शुक्र की उपस्थिति यहाँ पे आपको एक तरीके से इतना इन्फ्लुएंशियल बनाती है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे और आपसे सहायता भी लेना चाहेंगे, यानी आपका एक दायित्व बनता है, तो उस दायित्व का निर्वाह करें। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखना है कि चतुर्थ भाव के स्वामी लगन पे आ रहे हैं, यानी माइंड में थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर के तकलीफ हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। आप अपना स्वास्थ्य भी इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी वृषभ राशि है
वो तो शुक्रदेव की राशि है ही, लेकिन शुक्रदेव की दूसरी राशि तुला राशि आपके छठे भाव में बनती है। छठा भाव शत्रु और रोग का भाव होता है और वो लग्न में कंबस्ट है, यानी आपको लगेगा कि आप बेस्ट हैं और आप किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। इस भूमिका को बनाने के लिए आप अपने सुख को भी कुर्बान कर सकते हैं, सुख की आहुति दे सकते हैं। ये ना करें। यहाँ पे आप माता लक्ष्मी का हवन करवाएं और निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। मिथुन राशि, अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये कॉम्बिनेशन आपके द्वादश भाव में बनता है। यहाँ पे रिश्तों में थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, ब्रेकअप हो सकते हैं, दूरियाँ आ सकती हैं, आप विदेश जा सकते हैं, तो धन संबंधी कार्यों में खर्च बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। आप ईगो बेस्ड खर्च कर सकते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपने अहंकार के लिए, ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए आप यहाँ पे अनावश्यक पैसे बहा सकते हैं। बड़ा बनने के चक्कर में छोटा ना बने, ये बात का ध्यान रखें। द्वादश भाव है, दान करें, जितना हो सके दान करें। जो व्यक्ति देख नहीं सकते, जो नेत्रहीन हैं, उनकी सहायता करें। यहाँ पे आप बड़े बुजुर्गों की सहायता लें और जो विदेश जाना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं बाहर, उनके लिए अच्छा समय है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये एकादश भाव में योग बन रहा है, यानी कि आपके लिए नए धन के आयाम खुलने वाले हैं। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि शुक्र और सूर्य के द्वंद्व में कौन विजयी है, परंतु यह देखेंगे कि सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड एक साथ 11th हाउस में है। यानी आपकी इच्छाएं भरेंगी, पूरे होंगी, लेकिन इच्छाओं में बढ़ोतरी भी होगी। यानी आप एक इच्छा पूरी होगी तो अगली इच्छा आपके लिए तैयार रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर एक सीमा निर्धारण करना होगा, अपने आप को बांधना होगा और एक सेटिस्फैक्शन जैसी स्थिति लानी पड़ेगी, अपने आप नहीं आएगी। साथ ही साथ आपका जो संपर्क है वो अच्छे समाज में उत्कृष्ट पद के व्यक्तियों के साथ होगा, जो कि आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएगा और आप उसको बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा और आप के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी और आप उसको अगर लेना चाहें, उसमें आप काम करना चाहें तो अवश्य करें। यहाँ पे लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, बिना बात के झगड़ा, इनसे बचें। सिंह राशि, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके दशम भाव में सूर्य और शुक्र की उपस्थिति होने वाली है। यहाँ पे एक तरफ आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वहीं दूसरे आपकी इस मान प्रतिष्ठा में वृद्धि से जलेंगे भी। तो यहाँ पे आपको हम्बल रहना है। आप अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो उस सक्सेस को सीमित रखें, अपने तक रखें, बहुत ज़्यादा उसको उछाले नहीं और दूसरों को नीचा न दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे शत्रु बाधा आ सकती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव बहुत आवश्यक ग्रह हैं, क्योंकि वो तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण वो आपके इनिशिएटिव्स को रूल करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन सामने जो अथॉरिटी है वो करने नहीं दे रही, इसका ध्यान रखना है। और सूर्यदेव आपके लग्नेश हैं, यानी आप स्वयं ही अपना बाधक बन सकते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ को न करने का मन करे या मन करे कि इस चीज़ को छोड़ देता हूँ, तो अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्यों छोड़ूं? क्या ये एक उचित डिसीजन है या ये सिर्फ मन की कल्पना है, डर है? डर के बेसिस पे डिसीजन न लें। ज़रूरत पड़ने पे किसी के साथ बात करें, कंसल्टेशन लें, सहायता लें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के चंद्रमा से नवम सूर्य और शुक्र की उपस्थिति एक उत्तम योग बनाती है। यहाँ पे भाग्य की वृद्धि होगी, साथ ही साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। पिता के साथ सहयोग अच्छा मिलेगा, गुरुजनों का साथ मिलेगा, लेकिन आप शायद उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करनी होगी। यही धर्म का पाठ पढ़ाने सूर्य और शुक्रदेव नवम भाव में आ रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करें, रेस्पेक्टफुली जीवन में आगे बढ़े। जो व्यक्ति ट्रैवल करना चाहते हैं, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो जेमस्टोन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय है। सूर्य और शुक्रदेव नवम भाव में ये भी दिखाते हैं कि आपको अकेला आगे बढ़ना है, सहायता लेनी है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी आएगी और उस लीडरशिप क्वालिटी को यूज़ करें। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य और शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा और अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र दोनों ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप में भी आ सकती है।
आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में आ सकती है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में आ सकती है, और अगर आप इन्वेस्टर्स के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बदलाव देखने मिल सकते हैं। यानी कि बिजनेस क्षेत्र को ये काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाले हैं। बहुत से जो गुप्त शत्रु हैं, जो गुप्त बाधाएं हैं, वो आपके समक्ष आ जाएंगी, दबा हुआ इमोशन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सहायता लेनी चाहिए किसी काउंसलर की, हीलर की, ज्योतिषी की, जिससे आप बात कर सके, या आप अपने बड़े घर के बड़े लोगों से, या जो आपके विश्वसनीय जो सगे संबंधी हैं, जो मित्र हैं, उनसे आप बात करें, अपनी बात को रखें, शेयर करें और डिप्रेशन में न जाएं। सूर्य शुक्र अष्टम भाव में ये भी दिखाते हैं कि आपका मन रिसर्च माइंडेड रहेगा। तो जो व्यक्ति रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। और इसके साथ साथ अपने जीवन में अहंकार के द्वारा बदलाव न लाएं, वरना आप प्रतिशोध की भावना में अपनी ही क्षति कर लेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य और शुक्र सप्तम भाव में होकर के आपके चंद्रमा को प्रकाश प्रदान करेंगे, परंतु यहाँ पे आपके मन में शक की भावना आ सकती है, द्वेष की भावना आ सकती है, जेलसी आ सकती है, कंपैरिजन आ सकता है, जिसकी वजह से रिश्तों में अनावश्यक कड़वाहट आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं और मैरिज या बिजनेस रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सर्कमस्टांस कुछ इस तरीके से आप पे प्रभाव डालें कि आप जो करना चाहते हैं वो ना कर पाएं, लेकिन कुछ और ही होने लगे। गो विद द फ्लो एक थीम और एक मैसेज है इस गोचर का। इसके साथ साथ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग ज़्यादा करें और यहाँ पे दान पुण्य अवश्य करें। जो व्यक्ति विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए सहायता होगी और बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने इमोशंस पे। धनुराशि, धनुराशि वाले जातकों के लिए शुक्र और सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा। यहाँ पे एक ऐसी युति बन रही है जिसमें आपको अपने कर्मों को निभाना है, अपने प्रारब्ध को पूर्ण करना है और ड्यूटी बाउंड लाइफ को अप्रोच करना है अगले 1 माह तक। यहाँ पे अनावश्यक अगर आप झगड़ा करते हैं या अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे टीम स्टाफ के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जूनियर्स आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ 6th हाउस में सूर्य का जाना, यानी कि जो गुप्त शत्रु हैं उनका समक्ष आना, तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का जाप आपके लिए उत्तम है। 1 माह तक रिश्तों में कोई कड़वाहट ना आए, इसके लिए हम्बल अप्रोच रखें। हीलिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो आप एक अच्छे वैद्य, डॉक्टर या सलाहकार से बात करके अपनी सेहत का सुधार कर सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में सूर्य का और शुक्र का गोचर एक अति उत्तम महायोग बनाता है, जिसमें आपके जीवन में जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाएंगे। यही नहीं, सामने अगर आप ध्यान से देखेंगे मकर राशि वालों के लिए, तो जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक्स का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत उतार चढ़ाव, बहुत बदलाव आने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी देखना आवश्यक है कि नए आय के स्रोत अगर जुड़ते हैं तो उसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कितना है। यानी कि हो सकता है कि आप एक जॉब करते थे, एक आपका एक्सपीरियंस हो, परंतु अब आपका जॉब किसी और सेक्टर, किसी और डोमेन में लगने जा रहा है। थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन ठीक है, लेकिन अपने कोर सब्जेक्ट को ना छोड़ें। उसके साथ साथ संतान पक्ष के साथ थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं और वहाँ पे रिश्तों में दरार आ सकती है। पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे आपका ओपिनियन आपके संतान के ओपिनियन से भिन्न हो, जिसकी वजह से कोई झगड़े हो सकते हैं, स्पेशली इनहेरिटेंस को रिलेटेड या प्रॉपर्टी को लेकर के या बिजनेस को लेकर के। थोड़ा संभल के चलना यहाँ पे अच्छा रहेगा। पढ़ाई करने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत अच्छा समय है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र की उपस्थिति। देखिए, शुक्र तो ठीक है, परंतु सूर्य चतुर्थ भाव में अर्धरात्रि के सूर्य हो जाते हैं, यानी कि रात्रि के समय दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा, आप थोड़े रेस्टलेस रहेंगे। तो ऐसे में निद्रा को बिल्कुल न त्यागें। निद्रा की रूटीन, उसमें जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रखें। रात को आप भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ करके आप सोएं। सकारात्मक विचारों के साथ रहें और नेगेटिव विचार त्यागें। साथ ही साथ आपके हृदय में द्वेष की भावना आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, जस्टिफाइबल हो सकता है, लेकिन
ये आपको ट्रिगर की तरह, चिंगारी की तरह काम करेगा, जो आपके अंदर दबे हुए इमोशन में विस्फोट ला सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी कठिनाई हो सकती है, चिंता सता सकती है। ऐसे में माता महालक्ष्मी की उपासना करें। रियल एस्टेट मामलों में आपको सहायता प्राप्त होगी और इंटीरियर डिजाइनर के क्षेत्र में, ज्वेलरी के क्षेत्र में आपको, और अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये तृतीय भाव में गोचर होने जा रहा है। सूर्य और शुक्र का तृतीय भाव में होना एक अति उत्साह, कॉन्फिडेंस और नई अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है। इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करेंगे और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आप सुख की अनुभूति करेंगे। परंतु शुक्रदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं, सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी हैं। तो 6th और 8th लॉर्ड जब 3rd हाउस में आता है तो भाइयों के साथ संबंधों में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो वहां पे आपको काफ़ी पेशेंस के साथ चलना है, वरना छोटी सी बात बड़ी बन सकती है और बात का बतंगड़ हो सकता है। तो यहाँ पे सिचुएशन को समझते हुए डिसीजन लें और अग्रेशन न दिखाएं, अथॉरिटी एस्टैब्लिश न करें, बल्कि सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करें। प्रेम संबंधी क्षेत्र में आप, ऐसा हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। ये भी आवश्यक है कि आप अति एफर्ट्स न डालें, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं, आपके प्रेम की भी अति ठीक नहीं, आपके प्रेम के प्रति एफर्ट की भी अति ठीक नहीं। तो वो बैलेंस बना के चलना आवश्यक है। यहाँ पे गुरु यानी कि आपके चंद्र राशि के स्वामी की उपस्थिति होने के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़े परिवर्तन आ सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए होलिस्टिक हीलिंग, योगा और प्राणायाम का यूज़ करना चाहिए, उसको प्रयोग में लाना चाहिए। यहाँ पे सूर्य और शुक्र जब भी एक साथ आते हैं तो शुक्र की कोमलता सूर्य के सामने निस्तेज हो जाती है। शुक्रदेव होते तो हैं परंतु दिखते नहीं। तो ऐसे में व्यक्ति संघर्ष करता है, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता और प्रेम संबंधों में, रिश्तों में, विवाह संबंधों में खासकर देखा गया है कि यहाँ पे एक कठिनाई आ सकती है। सूर्य का तेज शुक्र को झुलसा सकता है। तो ऐसे में शुक्रदेव के लिए और सूर्यदेव के लिए लक्ष्मी नारायण की उपासना यहाँ पे अति उत्तम है। यहाँ पे शुक्रदेव को माता लक्ष्मी का स्वरूप और सूर्यदेव को नारायण का स्वरूप मान के, या माता पार्वती और भगवान शिव का स्वरूप मान के अगर हम गौरी शंकर को पूजें या लक्ष्मी नारायण की प्रार्थना करें तो अवश्य हमारे जीवन में रिश्तों में सुधार आएगा। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य और शुक्र की कॉम्बिनेशन है, चाहे कोई और ग्रह साथ में हो या ना हो, उनके लिए ये समय थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप माता महालक्ष्मी और भगवान नारायण के लिए तुलसी पूजन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप श्री सूक्त का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और थर्सडे और फ्राइडे के दिन सत्कर्म करें, नॉनवेज न खाएं, सात्विक रहें और अपने पार्टनर को और आसपास के जो लोग हैं अपने आप को उनके बराबर समझें। न किसी से आगे चलें न किसी से पीछे, सबको साथ लेके चलें। जितना हो सके उतना करें। कभी कभी ह्यूमिलिएशन हो सकता है। अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाते हुए बैलेंस के साथ चलना बहुत आवश्यक होता है। याद रखें कि यहाँ पे मंगल और राहु भी मीन राशि में एक साथ उपस्थित हैं और 18 मई को इनका आपस में बहुत गहरा कंजंक्शन होने जा रहा है, जिसकी वजह से इनमें होने वाला जो योग है, जिस पे मैंने वीडियो बनाया है, आपको ये वीडियो यहाँ थंबनेल दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक भी होगा। तो मंगल राहु का जो ग्रह युद्ध है उसका परिणाम सूर्य शुक्र पे पड़ने वाला है। जिस दिन मंगल और राहु की गहन युति है उस दिन सूर्य शुक्र में भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी दिखाई देगी। तो ऐसे केस में गुस्सा, क्रोध अति हानिकारक है। किसी भी चीज़ में हड़बड़ा के काम करना, डर के कोई डिसीजन लेना अति हानिकारक है। माँ महालक्ष्मी की आराधना करें और साथ ही साथ तीर्थ यात्रा में अगर आप जा सकते हैं तो जाएं। सुबह उठ करके सूर्य को जल दें, सूर्य को अर्घ दें, सूर्य नमस्कार करें और स्फटिक की माला से जाप करें माता महालक्ष्मी का। इसके साथ साथ आप सूर्योदय के पहले उठ करके आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सूर्य शुक्र का गोचर हम सब के ऊपर अति लाभकारी हो। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको होस्ट पुनीत, नमस्ते।